आज बात करेंगे प्लासी के युद्ध के विषय में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि या पूर्व पीठिका। आज मुख्यतः प्लासी के युद्ध के विषय में बात करेंगे। और प्लासी के युद्ध के विषय में बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को हुआ था। और प्लासी एक गांव है, तकरीबन 22 मील दूर है मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में है। और प्लासी का युद्ध जहाँ हुआ प्लासी में, वो आमों का एक बागीचा है, उसी में ये युद्ध कुछ घंटे चला। ये जो प्लासी है ये आधुनिक नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, नादिया डिस्ट्रिक्ट। और ये भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी नदी के किनारे है नादिया डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पे आमों के बगीचे में एक लड़ाई लड़ी गई 23 जून 1757 को। उसी लड़ाई को प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये लड़ाई दो लोगों के बीच में लड़ी गई। तात्कालीन बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, इसको कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इनका नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। इस प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि या पूर्व पीठिका के विषय में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्यों प्लासी का युद्ध अनिवार्य हो गया था और ये हुआ, और इसने कैसे भारत के इतिहास को 190 साल तक प्रभावित किया। अगर आप 1757 से 1947 के बीच का काल देखेंगे तो तकरीबन 190 साल होगा। तो ये जो प्लासी का युद्ध है, इसकी अगर शुरुआत हम देखेंगे तो जो बंगाल का नवाब है अलवर्दी खां, जिसकी मृत्यु हो गई 9 अप्रैल 1756 को, अलवर्दी खां की। ये सारे पिछले क्लास में है। ये सब अलवर्दी खां की मृत्यु के समय उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी बेटी का नाम था मोमिना बेगम, जिसकी शादी पुणे के नवाब से हुई थी। उसकी दूसरी बेटी घसीटी बेगम थी, जिसकी शादी ढाका के गवर्नर के साथ हुई थी। और तीसरी पुत्री की शादी पटना में हुई थी। और ये जो तीसरी पुत्री थी अमीना बेगम, इसी का पुत्र सिराजुद्दौला अलवर्दी खां कि अपने नाना, इसका नाती सिराजुद्दौला जो है वो अलवर्दी खां का नाती है, इसकी पुत्री का पुत्र है। तो वो शासक बनता है 9 अप्रैल 1756 अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद। चूंकि जब सिराजुद्दौला शासक बनता है तो उसको कुछ आंतरिक और बाह्य विरोध का सामना करना पड़ता है। तो उसका आंतरिक विरोध कौन कौन कर रहा था? उसका सेनापति मीर जाफर सेनापति के साथ साथ उसका फूफा भी था। मीर जाफर अलवर्दी खां का बहनोई था। तो इसका आप कह लीजिए कि हाँ, फूफा लगा इसका। राय दुर्लभ जो था वो दीवान था, सेनापति का भी काम करता था। मीर जाफर मुख्य सेनापति था। अमीर चंद जो था, जगत से जो साहूकार बैंकर्स था वो था। मानिक चंद था। इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, जो अलवर्दी खां की बड़ी पुत्री थी। इसका मौसेरा भाई था मोमिना बेगम का पुत्र पुनिया का नवाब शौकत जंग। ये लोग
घर के अंदर और दरबार में विरोध कर रहे थे। बाहर जो है अंग्रेज इसका विरोध करना शुरू कर दिए, और इसको बुरा इस बात का लगा कि जब ये नवाब बना अपने नाना के मरने के बाद, तो अंग्रेजों ने ना तो किसी प्रकार का नजराना इसको दिया, ना कोई भेंट दिया, ना कोई इसको सम्मान किया। और इसके शासक बनते ही यूरोप में एक युद्ध शुरू हो गया, जिसको कहते हैं 7 ईयर वार, सप्तवर्षीय युद्ध। जो 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ और पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में शुरू हो गया यूरोप में। और फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों प्रबल शत्रु थे यूरोप में। इनके बीच गुलाबों का युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध और 7 वर्षीय युद्ध, ये सारे युद्ध हुए थे। और जब भी इनके बीच में युद्ध होता था, तो इनके अपने अपने जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भी आपस में युद्ध करने लगती थी। तो जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ 1756 में, और उसी साल अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला शासक बना था। और इसी बंगाल में चंद्रनगर में फ्रांसीसी और हुगली और कलकत्ता में अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हुगली और कलकत्ता में, और चंद्रनगर में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों थी। तो जब 7 ईयर वार शुरू हुआ, 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ यूरोप में, तो इन दोनों ने भी अपने अपने फैक्ट्री जो थी, इनका गोदाम जो था, फ्रांसीसियों का चंद्रनगर में, अंग्रेजों का कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम था, उसकी किलेबंदी शुरू कर दी, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया और किले के ऊपर तोप लगाने शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने इनको ये कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हैं और आप हमारे राज्य में इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकते हैं। चंद्रनगर में जो फ्रांसीसी थे वो तो इसकी बात मान गए, लेकिन फोर्ट विलियम जहां अंग्रेज थे, खास करके जो गवर्नर ड्रेक था, उसने ये कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और ना ही सिराजुद्दौला के बात पे कोई गंभीरता से विचार किया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया 15 जून 1756 को, और 20 जून 1756 तक इसने फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया। और वहां से अंग्रेज भाग गए और जाके फुल्टा द्वीप पे छिप गए जनरल ड्रे के नेतृत्व में। इसी बीच 20 जून 1756 को एक घटना हुई जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, काल कोठरी की घटना कहते हैं, जिसको बताने वाला व्यक्ति है J.Z. हॉलवेल। हालांकि ये मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है, जबकि हॉलवेल इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है कि एक 14x18 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया 3 दिन के लिए, जिसमें 123 लोग मर गए, 23 लोग मात्र बचे। हॉलवेल के इस मनगढ़ंत कहानी के विषय में इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज बंगाल में जो कुछ करने वाले थे उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको न्यायोचित ठहराने के लिए उस सिराजुद्दौला के द्वारा इस जघन्य काम को किए जाने का आरोप लगाते हैं सिराजुद्दौला के ऊपर। हालांकि कुछ ये कहते हैं कि हो सकता है कि सिराजुद्दौला ने जब वहाँ पे आक्रमण किया तो उसने कुछ कठोरता बरती होगी, लेकिन अगर इस तरह की अगर जघन्य कोई बात थी तो इसको अन्य लोगों ने क्यों नहीं कहा, ये बात थी। इसके बाद फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया, कलकत्ता पे अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने, और उसका नाम रख दिया अलीनगर।
और अलीनगर नाम रखने के बाद उसको अपने एक सेनापति मानिक चंद को अलीनगर सौंप के वो मुर्शिदाबाद लौट गया। उस समय तत्कालीन बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। तो वो कलकत्ता से मुर्शिदाबाद चला गया, कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया और उसको अपने एक सेनानायक मानिक चंद को सौंप दिया। इधर दक्षिण में मद्रास, मद्रास जो मुख्यालय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां जब क्लाइव और वाटसन को यह समाचार मिला कि अंग्रेजों के हाथ से फोर्ट विलियम निकल गया, वो फुल्टा द्वीप पे जाके छुपे हुए, और उनको सहायता करने के लिए वाटसन, एडमिरल वाटसन नौसेना लेकर के और लॉर्ड क्लाइव थल सेना के साथ ये दोनों मूव किए फुल्टा द्वीप कलकत्ता की तरफ। ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर में वो मद्रास से कलकत्ता की तरफ कूच किए और ये दिसंबर 1756 में वहां पहुंचे, कलकत्ता पहुंच गए। इसी बीच सिराजुद्दौला ने अपने कुछ विरोधियों से मुक्ति पाली, जैसे अपने मौसेरे भाई शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में अक्टूबर 1756 में परास्त करके अपने एक विरोधी को कम कर दिया। लेकिन जब क्लाइव और वाटसन दिसंबर 1756 में बंगाल आते हैं तो वो बंगाल आने के बाद इनके विरोधियों से मिलते हैं और एक षड्यंत्र रचते हैं, और उस षड्यंत्र के तहत अलीनगर पे जनवरी 1757 को अलीनगर, हालांकि अलीनगर कलकत्ता का नाम था जो सिराजुद्दौला ने दिया था, उसके ऊपर इन्होंने कलकत्ता के ऊपर अधिकार कर लिया, फोर्ट विलियम के ऊपर अधिकार कर लिया जनवरी में। सिराजुद्दौला ने परिस्थितियों को विपरीत होते देख करके, सिराजुद्दौला को जब लगा कि परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं है, तो उसने परिस्थितियों को अपने विपक्ष में जाते हुए देख करके एक संधि कर ली क्लाइव के साथ, अंग्रेजों के साथ। उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को एक संधि हुई, उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। ये जो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, इस संधि की कुछ शर्तें थी। इसके शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, जो भी फोर्ट विलियम, हुगली और कलकत्ता, जो कुछ भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था, वो फिर अंग्रेजों को वापस दे दिया सिराजुद्दौला ने दुर्गीकरण करने का भी उनको अधिकार दे दिया, फोर्टिफिकेशन करने का भी। साथ में फोर्ट विलियम, कलकत्ता, हुगली, ये सारे जो गोदाम, इनकी फैक्ट्रियां थी, वो सब वापस कर दी। दूसरा, इनको सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया, और इसके साथ ही साथ युद्ध हर्जाना देना तय किया। युद्ध हर्जाना, ये इसको कह सकते हैं, युद्ध की क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हो गया सिराजुद्दौला। जो भी अंग्रेजों का नुकसान हुआ था, कब? जब उसने 15 से 20 जून 1756 में जब कलकत्ता के ऊपर आक्रमण किया था, तो जो भी अंग्रेजों का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए सिराजुद्दौला जो है वो क्षतिपूर्ति या युद्ध हर्जाना देने के लिए तैयार हो गया। इस तरह से जो अलीनगर की संधि थी, जो 9 फरवरी 1757 को हुई थी, उस संधि के तहत
अंग्रेजों ने बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली और सिराजदौला को ये संधि 2 कदम पीछे हटके करनी पड़ी। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो मराठों के आक्रमण का भय था पश्चिम से। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, उसके शासनकाल में मराठों के बार बार आक्रमण हो रहे थे। अलवर्दी खां के समय भी हुए थे और अलवर्दी खां को उड़ीसा में का हिस्सा और चौथ देना पड़ा था। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली, अफगानों के आक्रमण का भय था उत्तर उत्तर जो है कि पश्चिम से। तो सिराजदौला के विरोधी बहुत प्रबल हो गए थे, जिसमें मीर जाफर था, राय दुर्लभ था, अमीचंद था, जगत सिंह था, साहूकार जो बैंकर था, मानिक चंद था। यही मानिक चंद जिसने अलीनगर अंग्रेजों को सौंप दिया था जनवरी 1757 को, जबकि मानिक चंद को कलकत्ता या अलीनगर दे के आया था सिराजदौला। तो उसके जो प्रबल विरोधी थे वो भी सक्रिय रूप से उसके विरुद्ध लगे हुए थे। मराठों के आक्रमण का भय था, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का भय था। सिराजदौला ने फरवरी 1757 को प्लासी युद्ध से पहले एक संधि कर लिया, अलीनगर संधि, और ये संधि अंग्रेजों की शर्तों के अनुसार हुई थी। अंग्रेजों को ये लगा कि अगर सिराजुद्दौला को अगर बैकफुट करके संधि की जा सकती है तो सिराजुद्दौला की जगह एक कठपुतली को नवाब भी बनाया जा सकता है। और यही हुआ। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। ये चंद्रनगर जो देख रहे हैं ना, ये चंद्रनगर जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बस्ती है चंद्रनगर वाली, इसके ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। मार्च फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बस्ती थी चंद्रनगर, उसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया सिराजदौला। उसके पीछे कारण यह था कि फ्रांसीसियों को यह भरोसा सिराजदौला ने जब ध्रुवीकरण करने से मना किया था तो ये भरोसा दिया था कि आपकी सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है, आपकी सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है। तो अगर सिराजदौला के ऊपर चंद्रनगर फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी उसका भार था, तो फिर अंग्रेजों ने उसके ऊपर अधिकार कैसे कर लिया। ये बात सिराजदौला को बहुत खराब लगी और चंद्रनगर पर अधिकार ही नहीं किया अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर से बाहर भी कर दिया। और इसके अलावा सिराजदौला उसके ही दरबार के सिराजदौला के दरबार के लोग ही, उसके परिवार के लोग ही अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। इसी स्थिति में एक युद्ध हुआ 23 जून 1757 को प्लासी नामक गांव में, जिस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहते हैं, जो तत्कालीन बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण में नादिया डिस्ट्रिक्ट जो आज का है, भागीरथी नदी किनारे वहां हुआ। और 2 से 3 घंटा वहां तक युद्ध चला आमों के झुरमुट के बीच में। और इस युद्ध में यूरोपियों के 950 पैदल सैनिक, 950 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 950 यूरोपीय पैदल सैनिक, इधर बंगाल की तरफ से 50,000 की सेना लेकर के मीर जाफर और जो अन्य सेना नायकों की एक टोली है वो खड़ी है। और इधर 950 यूरोपीय पैदल सैनिक, 100 यूरोपीय तोप चलाने वाले, 50 नाविक
और 2100 भारतीय सैनिक। अगर हम इसको मोटा मोटी जोड़ लें तो करीबन 3200 के आसपास है। 3200 की सेना मात्र थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इधर अगर हम आप देखें तो बंगाल की तरफ से मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये लोग 50,000 की सेना लेकर के खड़े थे। और युद्ध तो हुआ ही नहीं, युद्ध तो मात्र नाम मात्र का था। बंगाल की तरफ से जो सेना में मुख्य रूप से थे वो थे मीर जाफर और राय दुर्लभ। ये लोग सिर्फ सेना लेके खड़े थे, वास्तव में युद्ध में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। युद्ध में हिस्सा जिन्होंने लिया सिराजदौला की तरफ से, उनका नाम था मीर मदान और मोहनलाल। जो सिराजदौला की तरफ से वास्तव में युद्ध में भाग लिए उन दो सेनापति थे मीर जाफर और मीर मदान और मोहनलाल, और इनके पास मात्र 450 सैनिकों की सेना थी, सिर्फ 450। इसी को तो केएम पनिक्कर ने कहा है ना, केएम पनिक्कर ने कहा है कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, एक सौदा था, जहां बंगाल के धनी सेठों ने और मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। दीनानाथ वर्मा इसी युद्ध के बारे में कहते हैं कि प्लासी का जो प्रदर्शन युद्ध था, युद्ध वास्तव में नहीं था, सिर्फ युद्ध का प्रदर्शन किया जा रहा था, सामान्य भाषा में जिसको कभी कभी युद्ध भी कह लेते हैं, वह कभी प्लासी में हुआ ही नहीं था। वो तो मात्र एक षड्यंत्र था, एक छलावा था, एक धोखा था सिराजदौला के साथ में। इसके अलावा अल्फ्रेड लॉयल कहते हैं कि प्लासी में क्लाइव की सफलता ने युद्ध और राजनीति का जो विस्तृत क्षेत्र बंगाल के लिए छोड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के लिए, वो बंगाल के रास्ते संपूर्ण भारत में धीरे धीरे फैल गया। यही नहीं, जो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ है, यदुनाथ सरकार ने कहा है कि यहीं से मध्यकाल का अंत हो गया, मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत। 23 जून 1757 को यदुनाथ सरकार ने मध्यकाल का अंत माना है और यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानी है। केएम पनिक्कर जो बात कर रहे थे, आप पूछ रहे थे ना, इसको लिख देना। हाँ, केएम पनिक्कर ने बंगाल में हुए प्लासी को युद्ध को एक सौदा माना, सौदा, और कहा कि ऐसा सौदा था जिसमें सिराजुद्दौला को बंगाल के धनी सेठों ने और मीर जाफर ने अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। ये केएम पनिक्कर ने कहा। यदुनाथ सरकार को बता दिया आपको, केएम पनिक्कर का ही बता दिया आपको, अल्फ्रेड लॉयल का ही बता दिया। इसके अलावा जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध या षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद प्लासी से वापस मुर्शिदाबाद चला गया सिराजदौला, और वहीं पे मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजदौला की हत्या कर दी, और इस तरह से
अलवर्दी खां द्वारा स्थापित बंगाल का जो वंश था उसकी समाप्ति हो गई और मीर जाफर के नवाब बनने के रास्ते खुल गए। लेकिन बहुत बड़ा बेसिक एक आधारभूत अंतर था सिराजुद्दौला और मीर जाफर के नवाबी के बीच में। सिराजुद्दौला एक संप्रभु नवाब था, मीर जाफर भी नवाब बना लेकिन वो संप्रभु नहीं था। वो अंग्रेजों के हाथों का एक कठपुतली था। अंग्रेज यहाँ किंग मेकर की भूमिका में आ गए और उन्होंने मीर जाफर को कृपा पात्र के रूप में नवाबी दी थी। उसने नवाबी अपने बल पर नहीं प्राप्त किया था। ये बहुत अंतर था, बहुत बड़ा। तो जब नवाबी उसने अपने बल पर नहीं प्राप्त किया, कृपा पात्र होके प्राप्त किया और किंग मेकर्स ने जब दिया था तो उसने बहुत कुछ दिया भी। उसने नवाब 25 जून 1757 को, कहीं के 28 जून में मिलेगा आपको, मीर जाफर जब कृपा पात्र होकर के जब वो बंगाल का नवाब बना 25 जून 1757 को, और उसके पुत्र मीरन ने 23 जून 1757 को ही सैदुल्ला की हत्या कर दी। उसके बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सारा उपहार दिया, पुरस्कार दिया। सबसे पहले दिया 24 परगना जो है, 24 परगना का जो क्षेत्र है उसकी जमींदारी दे दी अंग्रेजों को। इसके अलावा 2,34,000 पाउंड क्लाइव को व्यक्तिगत उपहार के रूप में दिया। इसके अलावा 150 लाख सेना को और नाविकों को दिया। इतना मीर जाफर ने नवाबी के एवज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों अधिकारियों को ये सारा कुछ दिया। लेकिन सिराजदौला की तरह संप्रभु नहीं था। ल्यूक स्क्रॉफ्टन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव ने रेजिमेंट बना के बंगाल भेज दिया। ल्यूक लिखना पड़ेगा क्या? ल्यूक स्क्रॉफ्टन, ल्यूक स्क्रॉफ्टन। ये बंगाल का पहला ब्रिटिश रेजिमेंट था, ल्यूक स्क्रॉफ्टन। यही नहीं, मीर जाफर द्वारा ये सब की जा रही कारणों का कारण उसके एक दरबारी ने उसको क्लाइव का गीदड़ कहा। मीर जाफर को उसके एक दरबारी ने क्लाइव का गीदड़ कहा। और इस तरह से हम देखते हैं कैसे प्लासी के युद्ध ने भारत के अगले 190 साल के इतिहास की दशा और दिशा को बदल दिया। अगले क्लास में हम चाहते हैं कि मीर जाफर और मीर कासिम एक साथ पढ़ते हैं और फिर आप लोग इसको देख के भी आएंगे और उसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे बक्सर का युद्ध। गिरिया, उधनौला, कारवा होते हुए फिर बक्सर पहुंचेंगे। अगले क्लास में इसको देखते हैं।